दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 31 मई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार सरकार ने कल बाल सहायता योजना के तहत कोरोना के कारण अपने माता पिता में से किसी एक को खोने वाले बच्चे को बिहार सरकार की तरफ से हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन अनाथ बच्चों का कोई अभिभावक या देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी। उन्होंने कहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अनाथ लड़कियों का नामांकन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को कल फिर संबोधित किया। इस कार्यक्रम के 77वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी, चक्रवात ताउते और यास का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा है कि देश की जनता इनसे पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। उन्होंने इन आपदाओं में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। जब पीएम मोदी ने कहा है कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज हम 30 मई को अपने मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। इन 7 सालों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वह देश की ही रही है, देशवासियों की रही है। कोरोना की शुरुआत में देश में सिर्फ एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2500 से ज्यादा लैब काम कर रही है। शुरुआत में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा जांच एक दिन में हो रही है। अब तक देश में 33 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि देश पूरी ताकत के साथ कोरोना से लड़ रहा है। पिछले 100 वर्षों में यह सबसे बड़ी महामारी है। इसी महामारी के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। विपदा की इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में चक्रवात से भी प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, उसके लिए मैं आदरपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करता हूं। दोस्तों पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी का ही तेल निकाल दिया है। जी हां, सरकारी तेल कंपनियों ने हर रोज की तरह आज के दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम जारी किए हैं। जी हां, पेट्रोल डीजल का रेट में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद भी देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के ऊपर जा चुका है। जी हां, ऐसे में आम आदमी पर काफी बोझ बढ़ गया है। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं होने की वजह से आज तेल के दाम स्थिर हैं। दोस्तों सरसों तेल की कीमत पिछले 1 साल में बढ़कर दोगुनी हो गई है। जी हां, इसके कारण आम लोगों को इस महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। पिछले साल कोरोना काल से लेकर इस दूसरे कोरोना काल में खाद्य पदार्थों में खासकर सरसों तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। आपको बता दूं कि मई माह में सरसों तेल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर था, अब बढ़कर 170 रुपए लीटर से 186 रुपए लीटर हो गई है। कुछ ब्रांडों में तो 206 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जबकि सीमांचल मिथिलांचल में सरसों की फसल पैदावार में काफी बढ़ोतरी हुई थी। कृषि मंत्रालय ने इस मामले पर बहुत हद तक सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल तेल पर गंभीरता से नियंत्रण करने की प्रयास किया, लेकिन विभाग द्वारा इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और देखते देखते तिलहन की कीमतों में काफी उछाल आ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकांश जगहों पर किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से अधिकतम मूल्य पर सरसों की बिक्री की थी। दोस्तों बिहार के शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। यह तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ट्रांसफर प्रक्रिया को शुरू करने में जोर शोर के साथ जुटी हुई है। ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर लगभग तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया जून में शुरू कर सकती है। शिक्षकों के तबादले को लेकर सीएम नीतीश कुमार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद शिक्षकों को 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। शिक्षकों से तबादले के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इसकी तैयारी में विभाग तेजी से लगा हुआ है।
दोस्तों AIMIM ने किशनगंज, अररिया और पूर्णिया के लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। इन तीनों जिलों के सदर अस्पताल के लिए पार्टी प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक वेंटिलेटर, हर एक PSC के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य मेडिसिन उपकरण, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भेजा है। शनिवार को किशनगंज और पूर्णिया जिले के पार्टी कार्यालय से एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और अमोर से विधायक अख्तरुल ईमान, बिहार प्रभारी मजिद हुसैन और उनकी पार्टी के 4 विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधायक अख्तरुल ईमान ने बताया है कि पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के हम शुक्रगुजार हैं कि जब भी देश पर कोई आफत आया है या कोई मसला हुआ है तो उन्होंने सबसे पहले पहल की। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा BPL और जरूरतमंदों के लिए उज्ज्वला गैस योजना की शुरुआत की गई थी, जो आज बंद होने के कगार पर दिखाई दे रही है। बढ़ती महंगाई, गैस के दामों में वृद्धि और सब्सिडी नहीं मिलने से गरीब लोग वापस लकड़ी के चूल्हे की ओर लौटने लगे हैं। यह प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना की बुरी गत है। गरीब लोग लकड़ी के चूल्हे जलाने पर मजबूर हैं। जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन प्राप्त किए थे, उनमें से 80% लोग गैस सिलेंडर रिफिलिंग ही नहीं करा रहे हैं। इस बारे में गैस एजेंसी संचालक ने बताया है कि सिलेंडर की कीमतों में 50 से 60% की वृद्धि होना, मिलने वाला सब्सिडी में 3 गुना गिरावट आना तथा सबसे बड़ा कारण पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी के कारण काम धंधे बंद होना को कारण माना जा रहा है। जी हां, और देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ के लोगों द्वारा गैस बुकिंग लगभग करवा ही नहीं रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के परिवार पहले की तरह लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर अपना खाना पका रहे हैं। दोस्तों, देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है, जिसके चलते कई परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। जहाँ कई की तो देखभाल करने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा है। जहाँ इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें PM केयर फंड चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में PM केयर से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को केंद्र सरकार फ्री में शिक्षा सुनिश्चित करेगी। जी हाँ, PMO ने बताया कि ऐसे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन की सहायता दी जाएगी। PM केयर फंड से इसका ब्याज दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 18 साल तक 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। इसके प्रीमियम का भुगतान PM केयर फंड से किया जाएगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों का सहयोग करने के लिए उपायों पर एक बैठक की। जी, उन्होंने कहा है कि PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत ऐसे बच्चों का सहयोग किया जाएगा। मोदी ने कहा है कि बच्चे देश के भविष्य हैं और उनका समर्थन और उनका संरक्षण करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी ताकि वे मजबूत नागरिक बन सके और उनका भविष्य उज्जवल हो। यह योजना के तहत 10 साल से कम उम्र के बच्चों का नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या फिर निजी स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। जो बच्चे 11 से 18 साल की उम्र के बीच के हैं उन्हें सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय जैसे केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अब बिहार सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार बिहार में एक बार फिर से 7 दिनों के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यह सरकार आगामी 8 जून तक लॉकडाउन लगाने के बारे में फैसला कर सकती है। जानकारी के अनुसार इस बात की अंतिम मुहर कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लेगी। अब बताया जा रहा है कि इस बार लगने वाले लॉकडाउन के नियम पूरी तरीके से बदल जाएंगे और कई पाबंदियों को हटाया जाएगा। साथ ही कुछ छूट भी आम लोगों को इस दौरान दी जाएगी। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया गया है। जिसके साथ ही मंत्रियों और प्रधान सचिवों ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने के संबंध में अपने विचार रखे हैं। जिस सरकार का मानना है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने से कोरोना का आंकड़ा 0 की तरफ किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपकी अपनी गाड़ी है और आप रोज का आना जाना किसी टोल प्लाजा से करते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही खुशियों भरा होगा। जी हाँ, क्योंकि NHAI ने टोल प्लाजा के नियम को अपडेट करते हुए एक बड़ा बदलाव किया है। आपको बता दें कि सरकार ने हाईवे पर यात्रा को सुगम बनाने के लिए फरवरी 2021 से फास्टैग सिस्टम को अनिवार्य कर दिया था, जिससे कि टोल प्लाजा पर टोल टैक्स देने के लिए गाड़ियों की भीड़ और लंबी लाइन न लगे। जी हाँ, अब सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम
बनाया है। इसके मुताबिक टोल प्लाजा पर अगर आपके वाहन को 100 मीटर से ज्यादा लंबा जाम मिलता है या फिर आपको टैक्स का भुगतान करते समय 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है तो फिर आपके वाहन के लिए टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इन दोनों ही स्थिति में आपके लिए टोल टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। यह सरकार ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइन से जाम जैसी स्थिति पैदा ना हो और आपकी यात्रा सुगम रूप से चलती रहे। दोस्तों, बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लैक फंगस का इलाज होगा। जय मुख्यमंत्री ने शनिवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि संबंधित विभाग को इलाज के लिए आवश्यक व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया है। जी उन्होंने कहा है कि बिहार में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये सलाह भी दी गई है कि कोरोना से बचाव के लिए लगातार सावधानी जरूर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 3-4 विषयों पर ट्वीट किया। जय ब्लैक फंगस के अलावा यास और कोरोना की जंग में जीविका दीदियों के योगदान पर भी ट्वीट के माध्यम से अपनी बात कही। दोस्तों, कोरोना से बचाव के लिए 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को लेकर राज्य सरकारों का वैक्सीनेशन अभियान अब पूरे देश में लगभग ठप होने लगा है। मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में अब टीका की कमी की वजह से वैक्सीनेशन अभियान पर विराम लग गया है। जहां टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण जब से शुरू हुआ है तो युवाओं ने इसके प्रति जबरदस्त जोश दिखाया। यह लोग दिन रात रजिस्ट्रेशन कराने में लगे रहे हैं। यह कामयाबी मिली है और पहली डोज भी लग गई। अब बचे हुए लोगों को लगने की योजना टीके की कमी की वजह से बाधित हुई है। जी बिहार में टीकाकरण के लिए सभी प्रखंड स्तर पर जिला प्रशासन कैंप लगाए हैं, लेकिन पिछले दिनों बारिश और यास तूफान के आने से पहले ही यहां 18 से 44 साल के लिए टीके के डोज खत्म हो गए हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के मंत्री एवं वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के बीच हुई मुलाकात से बिहार का सियासी तापमान बढ़ गया है। जी दरअसल जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की मांग की थी। जी मांझी ने देश के आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का हवाला दिया था। जीतन राम मांझी ने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुकेश सहनी से पंचायत चुनाव के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। मांझी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाने की भी मांग की है। जी मुकेश सहनी से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने बिहार में कोरोना को लेकर सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए। जी उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके सरकार की खिंचाई की। जी बिहार के उप स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन समाधान नहीं है। सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांव के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुविस्तृत करना होगा, ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संकटों से निपटा जा सके। हालांकि इस दौरान मांझी ने सीएम नीतीश कुमार को कोरोना संक्रमण की घटती दर के लिए आभार जताया। दोस्तों, कोरोना को लेकर बिहार के स्वास्थ्य महकमे ने कितना गड़बड़ झालक किया है, इसकी पोल राजधानी पटना में भी खुली है। यह सरकार की नाक के नीचे राजधानी पटना में कोरोना टेस्टिंग में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। एक व्यक्ति के मोबाइल पर 20 अनजान लोगों के जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। सैकड़ों ऐसे लोगों की जांच का लेखा जोखा तैयार किया गया है जिसका नंबर 00000 है। जी ऐसी कई गड़बड़ियां पटना में सामने आई है। हम आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के दौरान भी बिहार के जमुई से लेकर दूसरे जिलों में कोरोना जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। इससे देश भर में बिहार की किरकिरी हुई थी, लेकिन सरकार नहीं चेती और दूसरी लहर के दौरान भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा हो गया। यह पटना के विक्रम के निवासी राजेश कुमार हैं। यह पटना में स्वास्थ्य विभाग के रजिस्टर्ड में दर्ज जानकारी यह बताती है कि राजेश कुमार के मोबाइल नंबर पर 13 लोगों ने कोरोना की टेस्टिंग कराई है। यह जिन लोगों का नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज है उनमें से किसी को राजेश कुमार नहीं पहचानते। यह राजेश बताते हैं कि उन्होंने कभी अपना सैंपल कोरोना जांच के लिए नहीं दिया, लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर 20 लोगों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। यह सब अनजान लोगों की जांच रिपोर्ट है जिनके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, कोरोना काल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर पूर्णिया के अमोड़ से सामने आई है, जहां कोरोना मरीज की लाश को दफनाने के लिए फिर एक बार जेसीबी का प्रयोग किया गया, जिसे हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार किया जाना था, लेकिन गड्ढे में दफना दिया गया। यह लापरवाही का आलम यह है कि पहले जिस मरीज को 3 दिन तक सड़क किनारे तड़पता छोड़ दिया, उसकी मौत के बाद अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। तस्वीर वायरल होने के बाद सिविल सर्जन ने स्पष्टीकरण मांगते हुए अस्पताल प्रबंधक पर 100 कॉज जारी
जारी किया है। यह पूर्णिया के अमोर रेफरल अस्पताल के पास फुटपाथ पर बेलगच्छी के पांचू यादव बीते 4 दिनों से बीमार पड़े हुए थे, जिसे पूछने वाला तक कोई नहीं था। यह प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पांचू यादव की उम्र 60 साल थी। अमोर में बीते 3 साल से घूम घूम कर भीख मांगकर अपना पेट भरते थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे सड़क किनारे पड़ा देखकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी। यह सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा 27 मई को कोविड टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अमोर के बेलगच्छी के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया। 2 दिनों के इलाज के बाद मरीज की 29 मई की सुबह रात 8 बजे मौत हो गई, जिसके बाद उसको जेसीबी से ले जाकर दफना दिया गया। दोस्तों, अपने विशेष अंदाज में जीएस के टॉपिक समझाने वाले खान सर के नाम को लेकर विवाद सुर्खियों में है। इस बीच अब उनके असली नाम का खुलासा हो गया है, साथ ही सारे क्यासों पर भी पूर्ण विराम लग गया है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को उनके द्वारा डाले गए एक वीडियो के बाद, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में फ्रांस के राजदूत को देश से वापस भेजने के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन की मिस्ट्री समझाई, जिसके बाद इनके नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने इस वीडियो में एक बच्चे की तस्वीर को पॉइंट करते हुए टिप्पणी की थी। ट्विटर पर चर्चा होने लगी थी कि उनका नाम खान सर है या फिर अमित सिंह। जी दरअसल ट्विटर पर खान सर की एक और वीडियो क्लिप खोजी गई। इसमें वो कह रहे हैं कि उनका असली नाम खान नहीं बल्कि अमित सिंह है। यह वीडियो में वो कह रहे हैं कि मेरा खान सर नाम नहीं है, ये एक जुगाड़ का नाम है, जबकि ऐसे लोग हमको अमित सिंह कहकर बुलाते हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक नाम को लेकर उठे विवाद के बाद जब चैनल ने इसकी पड़ताल की और पटना में उनके दोस्त महेंद्र सागर से लेकर यूपी के देवरिया जिले में भटपरानी कस्बे में उनके जानने वालों में से बात की, तो उनका असली नाम सामने आ गया। पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर में उनके साथ पढ़ाने वाले टीचर महेंद्र सागर ने आज तक की टीम से बात की। जी महेंद्र सागर ने बताया कि वे 4 सालों से इस सेंटर में पढ़ा रहे हैं। खान सर का असली नाम फैजल खान है। जिस बिल्डिंग में यह सेंटर है उसके मालिक के पास सारे दस्तावेज हैं जिसमें उनका असली नाम फैजल खान लिखा हुआ है। जी हमें तो कभी आवश्यकता पड़ी नहीं है, इसलिए हमने डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं, लेकिन कई बार मालिक से उनका नाम अवश्य सुना था। इस बारे में और पड़ताल करने के लिए आज तक की टीम ने यूपी के देवरिया जिले में भटपरानी कस्बे में उन जगहों को तलाशा जहां पर कभी खान सर ने स्कूली पढ़ाई की थी। भटपरानी के परमार मिशन स्कूल से हाई स्कूल पास करने वाले सलीम अली ने बताया कि मैंने और खान सर ने इसी स्कूल से हाई स्कूल पास किया है। उनका नाम फैजल खान है और ये भटपरानी के ही मूल निवासी है। इस स्कूल में हमने साथ में ही पढ़ाई की है। वे शुरू से ही मजाकिया किस्म के थे। उनका नाम अमित सिंह नहीं बल्कि फैजल खान है। दोस्तों, बेगूसराय में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना टेगरा थाना क्षेत्र के रात गांव पंचायत के वार्ड संख्या 9 की है। मृतक बच्चों की पहचान 16 यादव के 8 वर्षीय पुत्र लल्ला एवं 6 वर्षीय पुत्र श्याम के रूप में हुई। बताया जाता है कि बरसाती का पानी गड्ढे में जमा हो गया था। दोनों भाई खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे, जिससे डूबकर दोनों भाइयों की मौत हो गई। अंधेरा होने के कारण दोनों भाइयों का पता नहीं चल सका। परिजनों ने रात भर दोनों की तलाशी की। स्थानीय लोगों ने भी दोनों बच्चों की खोजबीन की, तब 100 गड्ढे में मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोस्तों, एक पत्रकार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के संसदीय क्षेत्र में एम्बुलेंस का सच दिखाना महंगा पड़ गया। रिपोर्टर ने अपने पत्रकारिता का धर्म का निर्वहन करते हुए इस कोरोना महामारी में वही किया जो एक सच्चा पत्रकार को करना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वैश्विक आपदा के सामने केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक पर्याप्त व्यवस्था जनता को मुहैया नहीं करा पाई। यह परिणाम यह हुआ कि दवा, ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के भारी अभाव में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसी सिलसिले में बक्सर में एक पत्रकार ने जब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़े एम्बुलेंस प्रकरण में जब मंत्री को आईना दिखाया तो माननीय गुस्से में लाल हो गए। पत्रकार ने एक नहीं बल्कि एम्बुलेंस से जुड़ी कई खबरों को प्रकाशित किया। इस प्रकरण में स्थानीय संसद की पूरी पोल पट्टी खुल गई थी। यह भला बीजेपी नेता ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? लिहाजा ईटीवी भारत के संवाददाता उमेश पांडे पर एफआईआर दर्ज करा दी। ऐसे नेता आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, यह आसानी से समझा जा सकता है।
दोस्तों, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित मेडिसिन विभाग के गहन चिकित्सा कक्ष में पिछले 16 दिनों से इलाजरत पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का स्वास्थ्य शनिवार को भी पहले के तरह बेहतर रहा। यह मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र झा ने बताया कि गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती हुए पूर्व सांसद पप्पू यादव की स्वास्थ्य की जाँच की गई। यह पूर्व सांसद पप्पू यादव का स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतर है। उनका बीपी और शुगर कंट्रोल में ही। उनके इलाज के लिए अलग से चिकित्सक और पारामेडिकल कर्मियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर हिरासत में लिया था। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक बार फिर से कई ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। यह पूर्व मध्य रेल की 10 स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार हुआ है, जबकि पश्चिमी रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर भारत की ओर जाने वाली 5 स्पेशल ट्रेनों के फेरे को बढ़ा दिया गया है। यह रेलवे के मुताबिक विस्तारित फेरे की बुकिंग 30 मई 2021 से शुरू हुई है। आपको बता दूं कि ये सभी ट्रेनें मुंबई और बिहार के बीच चलने वाली है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की देर से पहुंचने को लेकर बिहार भाजपा के नेता भी भड़क गए हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे नेता मानसिक संतुलन खोकर भाजपा विरोध के चक्कर में अब राष्ट्र विरोधी हरकतें करने लगे हैं। यह डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल दोनों ही यास तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दोनों ही जगह भाजपा विरोधी सरकारें हैं। प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दोनों प्रदेशों का हवाई दौरा करके वहां की जरूरत पर वहां के मुख्यमंत्री सहित सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक किया। दोस्तों, बिहार का दरभंगा एयरपोर्ट यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यह दिन प्रतिदिन ये एयरपोर्ट कामयाबी लिखता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता रीजन में कोलकाता और पटना के बाद दरभंगा एयरपोर्ट से ही सबसे ज्यादा यात्रियों ने उड़ान भरी है। यह खबर के अनुसार दरभंगा एयरपोर्ट इस मामले में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी पीछे छोड़ दिया है। यह इस एयरपोर्ट से प्रतिदिन मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए एयर सेवा शुरू की गई है। आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने में ही दरभंगा एयरपोर्ट से 320 फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ हो चुकी है। यह सबसे बड़ी बात यह है कि दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर 2020 से 22 मई 2021 के बीच 2,21,414 यात्रियों की आवाजाही दर्ज हुई है। दोस्तों, बिहार में ब्लैक फंगस का संक्रमण जानलेवा होता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को पटना में ब्लैक फंगस के 3 मरीजों की मौत हो गई। इससे यहां ब्लैक फंगस से मरने वाले लोगों की संख्या अब तक 11 हो गई है। यह खबर के मुताबिक पटना के IGIMS में ब्लैक फंगस के अब तक 94 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं शनिवार को IGIMS में 2 लोगों की मौत भी हुई है। ये लोग ब्लैक फंगस से संक्रमित पाए गए थे। वहीं पटना के एम्स में अब ब्लैक फंगस से पीड़ित कुल 85 मरीज भर्ती हो चुके हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पटना एम्स में शनिवार को ब्लैक फंगस के 4 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनका डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। पटना एम्स में अब तक ब्लैक फंगस के 26 मरीजों का ऑपरेशन किया जा चुका है। इस तरीके से बिहार में ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस फंगस से लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है तथा लोग डरा हुआ भी महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से बैनर पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई है। यह बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया था, लेकिन पोस्टर किसने लगाई थी यह पता नहीं चल सका। वहीं इस बार मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर RJD की तरफ से पटना में बैनर लगाया गया है। जी हां, मोदी सरकार के कार्यकाल पर हमला बोलते हुए RJD ने यह बैनर लगाया है। इस बैनर के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल में देश की जनता के पास क्या क्या समस्याएं आई। बैनर में यह लिखा गया है कि मोदी तेरे 7 साल में जनता बेहाल हो गई। RJD द्वारा पटना में लगाए गए ये बैनर पर लिखा गया है कि मोदी तेरे 7 साल में जनता बेहाल हुई है। पोस्टर के माध्यम से महंगाई का मुद्दा उठाया गया है। सीधे तौर पर यह बताया गया है कि किस तरीके से देश के अंदर कमर तोड़ रही महंगाई बढ़ी हुई है। सरसों तेल 200 रुपए, LPG सिलेंडर 960 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर है, जिससे आम लोगों की कमर तोड़ने का काम सरकार ने किया है। इस बैनर के माध्यम से यह भी बताया गया
गया है कि किस तरीके से सरकारी संस्थानों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया गया है। रेल, भेल, गेल, लाल किला, बीएसएनएल, LIC, प्लेन समेत अधिकांश सरकारी संस्थान को निजी हाथों में सौंप दिया गया। जी हां, आरजेडी बैनर में यह लिखा गया है कि मोदी सरकार ने हमारे देश को एशिया का सबसे गरीब देश बना दिया। आरजेडी ने बैनर के माध्यम से देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या पर हमला बोला। जी हां, आरजेडी ने बैनर पर लिखा है कि देश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, जबकि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन युवाओं को नौकरी ना देकर सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है। जी हां, अब तक ना तो काला धन आया और ना ही बेरोजगारी ही दूर हुई। नोटबंदी के वक्त देश की जनता को लाइन में लगाया गया। वहीं कोरोना काल में देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर, इलाज के लिए अस्पताल, लाश जलाने के लिए शमशान घाट पर भी लोग कतार में लगे दिखे। जी हां, गंगा में तैरती लाशों को भी इस पोस्टर में दिखाया गया है। जी हां, पापनाशिनी गंगा को 100 वाहिनी गंगा बनाने का आरोप आरजेडी द्वारा मोदी सरकार पर लगाया गया है। दोस्तों, बिहार में एक तरफ मरीज अस्पताल में बेड ना मिलने से परेशान हैं, तो वही कुत्तों ने बड़ा कारनामा कर दिया है। जी हां, मामला गोपालगंज का है। जी हां, गोपालगंज सदर अस्पताल में बनाए गए अस्थायी इमरजेंसी वार्ड में लगे 7 नए बेड को नोच नोच कर आवारा कुत्तों ने स्वास्थ्य विभाग को 1 लाख रुपए की चपत लगा दी है। इतना ही नहीं, अस्थायी इमरजेंसी वार्ड के बेड को क्षतिग्रस्त करके कुत्ते उस पर बैठकर आराम फरमाते रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। जी हां, बाद में बेड पर बैठे कुत्तों पर नजर पड़ने पर उन्हें भगाया गया। यह स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण विभाग को बड़ा नुकसान हुआ। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में सांस लेने की तकलीफ से संबंधित मरीजों की संख्या अचानक सदर अस्पताल में बढ़ गई थी। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण इमरजेंसी वार्ड फुल हो गया, जिसे देखते हुए टेंट लगाकर अस्थायी इमरजेंसी वार्ड बनाया गया। शनिवार को खाली पड़े अस्थायी इमरजेंसी वार्ड में लगे बेड पर चढ़कर आवारा कुत्तों ने आराम फरमाने के साथ ही 7 बेड को नोच नोच कर क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ देर बाद बेड पर बैठे कुत्ते पर नजर पड़ने पर इसकी जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को मीडिया कर्मियों ने दी। यह सूचना मिलने के बाद आनंद फानन में बेड पर बैठे कुत्तों को स्वास्थ्य कर्मियों ने भगा दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अस्थायी इमरजेंसी वार्ड में लगे बेड को हटाने का कार्य किया जा रहा है। यह कुछ बेड के गद्दा आवारा कुत्तों के द्वारा नोचा गया है। दोस्तों, किशनगंज सदर अस्पताल के DIO एवं पूर्व प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर रफत हुसैन का शनिवार की देर रात कोरोना के इलाज के दौरान पूर्णिया मैक्स अस्पताल में निधन हो गया है। जी हां, डॉक्टर रफत 7 मई से कोरोना से संक्रमित थे। 7 मई से होम आइसोलेशन में थे। शनिवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण पूर्णिया मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां शनिवार देर रात उनकी मौत हो गई। दोस्तों, दिल्ली में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण और फैक्ट्रियों में उत्पादन की 31 मई से छूट रहेगी, जबकि अन्य पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि इस दौरान सभी को सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद दिल्ली में 20 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। इसके बाद एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। यह लॉकडाउन 31 मई की सुबह 5 बजे तक था, जिसे अब 7 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दिल्ली में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन देश के कई राज्यों से वैक्सीन की कमी की खबरें सामने आ रही है। दिल्ली समेत कई राज्यों में 18 से 44 साल वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की कमी पर राहत देने वाली खबर बताई है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जून 2021 में राष्ट्रीय कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए लगभग 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। यह देश में अब तक 21 करोड़ 20,66,640 कोरोना की वैक्सीन दी गई है। दोस्तों, देश के कई राज्य इस वक्त वैक्सीन की किल्लत झेल रहे हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जानकारी दी है कि अब 13 कंपनियों को कोरोना वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी गई है। जी, उन्होंने कहा है कि अब देश 2 कंपनियों के बजाय 13 कंपनियां वैक्सीन का निर्माण करेगी और जल्द ही ये संख्या 19 हो जाएगी। इसके अलावा कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक, जो अभी तक हर महीने 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीन बना रही थी, वह अब अक्टूबर से हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन निर्माण का काम शुरू करेगी। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा है कि विपक्ष ने इस वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन बताकर सरकार का हौसला तोड़ने की काफी कोशिश की। उन्होंने इस पर सवाल भी उठाए। दोस्तों, एलोपैथी पर योग गुरु बाबा रामदेव की टिप्पणी से नाराज रेजिडेंटेड डॉक्टरों की एसोसिएशन ने शनिवार को कहा है कि वे 1 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसे काले दिवस के रूप में मनाएंगे।
परिसंघ ने बयान जारी करके रामदेव से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। जी हां, कोरोना संक्रमित इलाज में इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर रामदेव द्वारा सवाल उठाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में बाबा रामदेव कथित तौर पर एलोपैथी को एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस बताते नजर आते हैं। वीडियो में रामदेव को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कोविड-19 के लिए एलोपैथी दवाएं लेने से लाखों लोग मर गए। उन्हें कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल उठाते हुए भी सुना जा सकता है। रामदेव ने इन टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इससे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान वापस लेने को कहा। रामदेव ने शनिवार को मजबूर होकर अपना बयान वापस ले लिया है। अगले दिन उन्होंने भारतीय चिकित्सा संघ यानी कि IMA को खुला पत्र लिखकर 25 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि क्या एलोपैथी से बीमारियों से अस्थायी रूप से छुटकारा मिल जाता है या फिर नहीं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।